గిజిగాడు తన గూడు వదిలి రాకున్నాడు, సూర్యుడు రాలేదని. కొలనీలో కమలాలు తలదిల్చుకున్నాయి, పొద్దు పొడవాలేదని. గిజిగాడు తన గూడు వదిలి రాకున్నాడు, సూర్యుడు రాలేదని. కొలనీలో కమలాలు తలదిల్చుకున్నాయి, పొద్దు పొడవాలేదని. గారాల మల్లమ్మ కళ్ళే తెరవాకుంది, తెలవారలేదేయని. నువ్వైనా చెప్పన్నా సూర్యుడికి రాజన్న ఎండెక్కేలేమని. కొండెక్కి తన ఏడు గుర్రాల బండెక్కి పండక్కి రారమ్మని. బతుకమ్మ పండక్కి రారమ్మని, పండక్కి రారమ్మని, బతుకమ్మ పండక్కి రారమ్మని. खान पान, धर्म, रीति रिवाज, कला, त्योहार, वेशभूषा, नृत्य और संगीत। हमारी संस्कृति के ये तत्व हमारे ज्ञान का विस्तार करते हैं, हमारी क्षमताओं का विकास करते हैं, विभिन्न मूल्यों का निर्माण करते हैं और हमारा मनोरंजन भी करते हैं। जब हम मनोरंजन की बात करते हैं बच्चों, तो अनायास ही हमारा ध्यान नृत्य और संगीत की ओर आकर्षित हो जाता है। इस चित्र में आपको विभिन्न राज्यों से संबंधित नृत्य दिखाई दे रहे हैं। ये नृत्य पंजाब, गुजरात, तेलंगाना और असम के राज्यों से संबंधित है। बच्चों, जिन गीतों की धुन पर ये नृत्य किए जा रहे हैं, वे उन राज्यों के लोकगीत हैं। इस बात से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम कौन सा पाठ पढ़ने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, आज हम लोकगीत पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप लोकगीत पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे, जिसमें आप पाठ के उन्मुखीकरण, विधा विशेष, उद्देश्य और लेखक परिचय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं बच्चों। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, कहे सखियां अब कलियां, हाथों में खिलने वाली हैं, तेरे मन को जीवन को नई खुशियां मिलने वाली हैं। बताइए बच्चों कि वीडियो में आपने जिस गीत को सुना है वो किस प्रकार का गीत है। जी हाँ बच्चों, यह एक लोकगीत है जो मेहंदी की रस्म से संबंधित है। यह गीत शायद विवाह के अवसर पर गाया जा रहा है। क्या आप जानते हैं कि लोकगीत अधिकांशतः जन्म, विवाह और त्योहारों के अवसर पर गाए जाते हैं। इन लोकगीतों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व होता है। तो चलिए बच्चों, आज हम इस पाठ के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। इस पाठ के मुख्य उद्देश्य है निबंध की शैली से अवगत कराना, निबंध लेखन की प्रेरणा देना, विभिन्न प्रकार के लोक गीतों से अवगत कराना, लोक गीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद आप अपने मनपसंद विषयों पर निबंध लिख सकते हैं। अपनी मातृभाषा या हिंदी भाषा में लोकगीतों का सृजन भी कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं विधा विशेष की ओर। इस पाठ की विधा निबंध है। आप जानना चाहेंगे बच्चों कि विधा किसे कहते हैं। विषय की प्रस्तुति के लिए जब किसी प्रक्रिया या तरीके का सहारा लिया जाता है तो उसे विधा कहते हैं। यहाँ विषय लोकगीत है और प्रक्रिया निबंध है, अर्थात लोकगीत विषय की प्रस्तुति के लिए निबंध प्रक्रिया का सहारा लिया गया है। निबंध का क्या अर्थ है? निबंध का अर्थ है बांधना। जब हम निबंध लिखते हैं तो अपने विचारों को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करते हैं। निबंध अनेक प्रकार के होते हैं। कुछ निबंध भावात्मक होते हैं, कुछ विचारात्मक होते हैं,
कुछ विवरणात्मक होते हैं और कुछ वर्णनात्मक होते हैं। लोकगीत जो पाठ है बच्चों, वह एक वर्णनात्मक निबंध पाठ है। इसमें लोकगीतों के अर्थ, उनके स्वरूप, उनके प्रकार और महत्व का बड़ा ही रोचक और विस्तृत वर्णन किया गया है। बच्चों, आप ये जानना ही चाहेंगे कि निबंध लेखन के लिए किन बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो निबंध लेखन के आवश्यक बिंदु हैं बच्चों, भूमिका, प्रस्तुतिकरण और निष्कर्ष। यदि आप इन 3 बिंदुओं का सहारा लेते हुए निबंध लिखते हैं तो आपके द्वारा लिखा गया निबंध एक श्रेष्ठ निबंध माना जाता है। तो अब हम चलते हैं बच्चों लेखक परिचय की ओर। इस पाठ के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय जी। ये हिंदी साहित्य के जाने माने साहित्यकार माने जाते हैं। इनका जन्म सन 1910 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर हुआ। ये एक महान कथाकार, निबंधकार, आलोचक और इतिहासवेता थे। इन्होंने अनेक कहानियां, निबंध, आलोचनाएं, रिपोर्टाज लिखे हैं। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1982 ईस्वी में मॉरिशस में इनकी मृत्यु हुई। तो बच्चों, आज हमने जाना कि प्रस्तुत पाठ की विधा निबंध है। पाठ का उद्देश्य निबंध लेखन की प्रेरणा देना और लोकगीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना है। आपने लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी के जीवन और साहित्य के बारे में भी जाना है। आपने जाना कि इनका जन्म सन 1910 में उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान में हुआ। ये एक महान कथाकार, निबंधकार, आलोचक और इतिहासवेता थे। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा आम, गंगा गोदावरी आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1982 में मॉरिशस में हुई। बच्चों, हमने आपके लिए कुछ क्रियाकलाप का भी प्रबंध किया है। यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी पुस्तिकाओं में लिखने हैं और लिखकर कक्षा में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, आपने पाठ के आरंभ में लोकगीत से संबंधित वीडियो देखा है। आपको लोकगीत कैसा लगा और क्यों? आपके घर में किन किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? लेखक भगवत शरण उपाध्याय के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम लोकगीत पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम लोकगीत पाठ का भाग 2 पढ़ेंगे। भाग 1 में आपने पढ़ा था कि लोकगीत एक निबंध पाठ है। इसका मुख्य उद्देश्य निबंध लेखन की शैली से परिचित कराना और लोकगीतों के सृजन के लिए प्रेरित करना है। आपने यह भी पढ़ा था कि इस पाठ के लेखक भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान पर हुआ था। विश्व साहित्य की रूपरेखा, कालिदास का भारत, ठूठा आम, गंगा और गोदावरी इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आज लोकगीत पाठ के भाग 2 में आप लोकगीतों के अर्थ, उनके स्वरूप, उनकी भाषा और उनके प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम थक जाते हैं या ऊब जाते हैं तो अपनी थकान और उबाऊपन को दूर करने के लिए हम टीवी देखते हैं, खेलते हैं, किताबें पढ़ते हैं या गीत और संगीत सुनते हैं। जब गीत और संगीत की बात करते हैं बच्चों, तो लोकगीत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोकगीत हमारे नीरस जीवन को सरस तो बनाते ही हैं, हमारा मनोरंजन भी करते हैं। इन लोकगीतों का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो हमारे जीवन को सरस बनाने वाले लोकगीतों का अर्थ क्या है, चलिए जानेंगे। लोकगीत का अर्थ है बच्चों जनता के गीत, जनसाधारण में प्रचलित गीत, जनसाधारण के द्वारा रचित गीत और जनसाधारण के लिए लिखे गए गीत। इन गीतों को लोकगीत कहा जाता है। लोकगीत का स्वरूप कैसा होता है? गीतों की रचना प्रायः गांवों और देहातों में होती है। लोकगीत प्रायः विवाह, त्योहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों के गायन के लिए किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं होती है। लोकगीत साधारण बाजों की मदद से भी गाए जा सकते हैं। ये बाजे करताल, ढोलक, झांझ और बांसुरी हो सकते हैं। कभी कभी तो लोकगीत तालियों की मदद से भी गाए जाते हैं। बच्चों, अपने इसी सरल स्वरूप के कारण लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। आपने देखा कि लोकगीतों के लिए किसी प्रकार की साधना की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत शास्त्रीय संगीत के लिए साधना की आवश्यकता होती है। यही नहीं, लोकगीत साधारण बाजों की मदद से गाए जा सकते हैं, किंतु शास्त्रीय संगीत के लिए विशेष वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। लोकगीत शब्दों पर आधारित होते हैं, वहीं शास्त्रीय संगीत ध्वनि पर आधारित होता है। तो बच्चों, आपने लोकगीत और शास्त्रीय संगीत के बीच के अंतर को भी जान लिया है। अब हम जानेंगे कि लोकगीतों की भाषा कैसी होती है। लोकगीतों की भाषा सरल और बोलचाल की भाषा होती है। ये गांव और इलाकों की बोलियों में रचे जाते हैं। इनकी शैली बड़ी ही रोचक और आकर्षक होती है। लोकगीतों के कितने प्रकार हैं, क्या आप जानते हैं बच्चों? नहीं जानते तो चलिए जानेंगे। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। आदिवासियों के लोकगीत, पहाड़ी लोकगीत, देहाती लोकगीत, राजस्थानी लोकगीत, गुजराती लोकगीत, ब्रज प्रदेश के लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, पंजाबी लोकगीत, बुंदेलखंडी लोकगीत और स्त्रियों के लोकगीत। ये लोकगीतों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं बच्चों। इनमें से कुछ प्रकारों के बारे में आज आप जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रकार है आदिवासियों के लोकगीत। ये हमारे देश के आदिवासियों के संगीत है। हमारे देश में मध्य प्रदेश, दक्कन और छोटा नागपुर के क्षेत्रों में गोंडखांड, ओराव मुंडा और भील संथाल जैसे आदिवासी
रहते हैं। इनके लोकगीत बहुत प्रसिद्ध हैं। हमारे राज्य तेलंगाना में गोंड जनजाति का लोक नृत्य गुसाड़ी बहुत प्रसिद्ध है, जो लोकगीत की धुन पर किया जाता है। क्या आप गुसाड़ी नृत्य देखना चाहेंगे बच्चों? तो चलिए देखते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आदिवासी लोकगीतों की क्या विशेषताएं होती है? इसमें नाच गान साथ साथ चलता है। ये 20-20, 30-30 आदमियों के बड़े दलों में गाए जाते हैं। इनमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। इनके राग बड़े ही आकर्षक होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं अन्य प्रकार की ओर। स्त्रियों के लोकगीत। स्त्रियों के लोकगीत जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, त्योहारों के अवसर पर और ऋतुओं के अवसर पर गाए जाते हैं। ऋतुओं के आधार पर गाए जाने वाला कजरी लोकगीत तो आपने सुना ही होगा। नहीं सुना है तो चलिए अब सुन लेते हैं। कैसे खेलन जाए हो, कैसे खेलन जाए सावन में कजरिया, बदरिया घेरे आई सखिया। कैसे खेलन जाए सावन में कजरिया, बदरिया घेरे। बच्चों, कैसा लगा आपको ये कजरी लोकगीत? बड़ा मजा आया ना सुनकर? हाँ बच्चों, यह मुख्य रूप से सावन के महीने में गाया जाता है। तो लोकगीतों का एक अन्य प्रकार है गुजरात के लोकगीत। गुजरात का नाम सुनते ही गरबा याद आ जाता है। आपने भी गरबा किया होगा और देखा भी होगा। बच्चों, आपने देखा ना कि गरबा किस तरह गाया जाता है और इसमें किस तरह नाच और गान साथ साथ चलता है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। और बच्चों, इसमें लकड़ियों का भी प्रयोग किया जाता है। जब इसमें लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है तो इसे डांडिया कहा जाता है। बच्चों, एक समय ऐसा था जब गरबा केवल गुजरात में ही प्रसिद्ध था, लेकिन अब यह विश्व भर में प्रसिद्ध हो चुका है। नवरात्रि के अवसर पर लोग बड़े चाव से गरबा और डांडिया में भाग लेते हैं। लोकगीतों का एक और प्रकार है बच्चों, ब्रज प्रदेश के लोकगीत। ब्रज में होली के अवसर पर विशेष रूप से रसिया गाया जाता है। यह भी दल बनाकर गाया जाता है। इसमें भी स्त्रियों का विशेष योगदान होता है। तो बच्चों, ये थे लोकगीतों के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार। अंत में हम कह सकते हैं कि लोकगीत मनोरंजन के सशक्त साधन होने के साथ साथ भारतीय संस्कृति के भी महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो बच्चों, आज आपने क्या जाना? आज आपने जाना कि लोकगीत जनता के गीत हैं। लोकगीतों की भाषा सरल और बोलचाल की भाषा होती है। लोकगीत मनोरंजन के सशक्त साधन हैं और इनके अनेक प्रकार हैं। तो बच्चों, अब बात करते हैं कुछ क्रियाकलाप की। जी हाँ, हमने आपके लिए यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी पुस्तिकाओं में लिखने हैं और कक्षा में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताने हैं।
अगला प्रश्न है, मनोरंजन के साधनों में लोकगीतों का महत्वपूर्ण स्थान है। कथन की पुष्टि उदाहरण के द्वारा कीजिए। दूसरा प्रश्न है, लोकगीत और शास्त्रीय संगीत एक दूसरे से भिन्न है, कैसे? तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में किसी नए पाठ के साथ। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, शुभाशीष। आज हम लोकगीत पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। लोकगीत पाठ के भाग 1 के अंतर्गत आपने पाठ के उद्देश्य, विधा विशेष और लेखक परिचय के बारे में जाना था। लोकगीत पाठ के भाग 2 के अंतर्गत आपने लोकगीतों के अर्थ, उनके स्वरूप और प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। लोकगीत पाठ के भाग 3 में भाषा की बात के अंतर्गत आज आप वाच्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। लड़कियां लोकगीत गाती हैं। लड़कियों के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। लड़कियों से गाया नहीं जाता है। लड़कियां लोकगीत गाती है। इस वाक्य में कर्ता पर बल दिया गया है, अर्थात क्रिया का जो प्रधान विषय है वह कर्ता है। दूसरा वाक्य, लड़कियों के द्वारा लोकगीत गाया जाता है। इस वाक्य में कर्म पर बल दिया गया है, अर्थात क्रिया का जो प्रधान विषय है वह कर्म है। तीसरे वाक्य में लड़कियों से गाया नहीं जाता है। इसमें भाव पर बल दिया गया है, अर्थात क्रिया का प्रधान विषय भाव है। वाक्यों में इस प्रकार की प्रधानता का संकेत हमें वाच्य से मिलता है। तो बच्चों, आप जानना ही चाहेंगे कि वाच्य किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूपांतर से यह पता चले कि क्रिया के व्यापार का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने या कहने का विषय। तो आपने जान लिया है कि वाच्य किसे कहते हैं। तो अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि वाच्य के कितने प्रकार हैं। जी हाँ बच्चों, वाच्य के 3 प्रकार हैं। वाच्य का पहला प्रकार है कर्तृवाच्य। दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। तीसरा प्रकार है भाववाच्य। तो हम एक के बाद एक इन तीनों प्रकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मोहन पुस्तक पढ़ता है। मैं कहानी लिखती हूँ। राधा ढोलक बजाती है। इन वाक्यों में मोहन, मैं, राधा करता है, पढ़ता है, लिखती हूँ, बजाती है, क्रियाएं हैं। यानी क्रियाओं का जो बल है वह कर्ता पर पड़ रहा है। यानी इन तीनों वाक्यों का प्रधान विषय कर्ता है। इसीलिए ये तीनों वाक्य कर्तृवाच्य से संबंधित हैं। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का बोध होता है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य के संबंध में आप और अधिक कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे ना? तो चलिए और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है।
सकर्मक भूतकालिक क्रियाओं को छोड़कर सभी क्रियाएं कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होती है। तो ये थी कर्तृवाच्य के संबंध में जानकारी। अब हम चलते हैं अगले वाच्य की ओर। सरला से भोजन किया जाता है। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। गोपाल से कहानी पढ़ी जाती है। भोजन, पत्र, कहानी। वाक्य में ये शब्द कर्म से संबंधित है। किया जाता है, लिखा जाता है, पढ़ी जाती है। ये शब्द क्रियाएं हैं, यानी वाक्यों में क्रियाओं का प्रधान विषय कर्म है। इसीलिए ये वाक्य कर्मवाच्य से संबंधित है। तो कर्मवाच्य किसे कहा जाता है? क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। इसमें केवल सकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है। क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। तो ये थी कर्मवाच्य के संबंध में जानकारी बच्चों। अब हम चलते हैं अगले वाच्य की ओर। मुझसे चला नहीं जाता। राम से खेला नहीं जाता। राधा से गाया नहीं जाता। चला नहीं जाता, खेला नहीं जाता, गाया नहीं जाता। ये जो शब्द हैं बच्चों, ये सारे के सारे भाव से संबंधित है। यानी इन वाक्यों में क्रिया का प्रधान विषय भाव है। इसीलिए ये जो वाक्य हैं ये भाववाच्य से संबंधित वाच्य हैं, क्योंकि इनमें भाव पर बल दिया गया है। तो बच्चों, भाववाच्य किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। इसमें केवल अकर्मक क्रियाओं का ही प्रयोग होता है। इसका प्रयोग प्रायः निषेधार्थक या अशक्तता की स्थिति को व्यक्त करने के लिए होता है। क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होती है। तो बच्चों, आपने कर्तवाच्य किसे कहते हैं, कर्मवाच्य किसे कहते हैं और भाववाच्य किसे कहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो आज हम जानेंगे कि आपने क्या जाना है। आपने जाना है कि वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने या कहने का विषय। वाच्य के 3 प्रकार है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। तो आज आपने इतनी जानकारी प्राप्त की है। तो चलिए बात हो जाए कुछ क्रियाकलाप की। हमने यहाँ पर 3 वाक्य दिए हैं। आपको इन वाक्यों के वाच्य पहचान कर अपनी पुस्तिकाओं में लिखना है और कक्षा में अपने अध्यापक या अध्यापिका को बताना है। तो पहला वाक्य है बच्चों, सरला कविता पढ़ती है। दूसरा, राम से भोजन किया जाता, मीरा से चला नहीं जाता है। तो इन तीनों वाक्यों के आप वाच्य पहचान कर उन वाच्यों के नाम लिखिए और कक्षा में इनका प्रदर्शन कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। धन्यवाद।